साथियों, आज की बातचीत मैं अपनी एक रुबाई के साथ करना चाहता हूँ कि कोई भी आईना मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, कोई भी आईना मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे कहाँ वो मुझको बताता है। तलाशता फिरता हूँ खुद को खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप मुझे समझाता है। साथियों, डॉक्टर शैलजा तनेजा के साथ आज उस स्वरूप को समझेंगे जो भीतर रह जाता है। उस अक्ष की बात नहीं करेंगे जो बाहरी तौर पर हमें दिखाई देता है, ताकि बाहरी अक्ष और निखर के सामने आए, उसके लिए हम भीतरी स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज आए और हम आपसे मिल के बैठ के मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। साथियों, डॉक्टर शैलजा बहुत अनुभवी, जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत बारीकी से देखती आ रही हैं, अनुभव करती आ रही हैं और अंततः हमारे स्टूडियो में बैठ के ये तय करने के लिए निश्चित करती हैं कि हम इस बात का बेनिफिट आने वाली जनरेशन को, हमारे साथियों को, हमारे श्रोताओं को भी देना चाहते हैं। तो शैलजा जी, आपका स्वागत है और आइए मिलजुल के हर व्यक्ति के भीतरी स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। जी शैलजा जी। So first of all, thank you so much for this opportunity, sir. And जैसा आपने कहा अभी कि हमारा जो आंतरिक स्वरूप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। Yes. और ना कि सिर्फ हमारे खुद के लिए, तो जिसको हम सेल्फ कंपैशन बोलते हैं, Yes. तो हमारा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन के बिना कंप्लीट नहीं होता। Exactly. और दूसरा, अपने लिए भी ये भाव रखते हुए और सामने वाले के लिए भी ये भाव रखते हुए जब हम लाइफ को जीते हैं, तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ जैसे जो चैलेंजेस आज की डेट में हम देख रहे हैं, उनको काफ़ी आसानी से हम समझ सकते हैं और समय रहते एड्रेस कर सकते हैं, ताकि Exactly. इससे पहले कि वो एक बड़ा इलनेस का रूप ले, या हम टाइमली उसको हील कर सकते हैं। यस। देखें शैलजा जी, जो बात आप कह रही हैं इसकी वजहें कई हैं। जी। हम देखते हैं कि लोग, खासतौर पर स्टूडेंट्स, कंपटीशन के लिए कोटा जैसे जगह के संस्थानों में जाते हैं और वहाँ फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड तक कमिट कर देते हैं। जी। तो आफ्टर ऑल, टू बी एम्बिशियस इन लाइफ इज नॉट बैड, बट एम्बिशंस का इस हद तक गुजर जाना कि अपनी जान को दांव पे लगा देना और फिर उससे कुछ हासिल नहीं होना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं समझता हूँ जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेंटल डिजीज़ है, नथिंग एल्स। तो हम और आप मिलकर इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से हमने मेंटल लेवल पर हेल्दी रहना है। देखिए लोग, ये तो स्टूडेंट लाइफ की बात हुई, अगर हम बिजनेसमैन को देखें, हस्बैंड वाइफ को देखें और रिलेशंस को देखें, तो हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन क्या पा रहे हैं इसका
किसी को कोई पता नहीं है। मुझे याद आता है कि ओशो एक कोट करते हैं बात को, कहते हैं कि मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में जब पहली बार लेक्चरर बन के गया तो मुझे एक चौराहे पे उतार दिया गया, और उस चौराहे पर मुझे एक ऐसा बुजुर्ग आदमी नज़र आया जो लगभग लुनेटिक सा बना घूम रहा था। कहते मैंने उनसे पूछा कि यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता क्या है। कहता उसने उन 4 रास्तों में से एक एक रास्ते को ये कह के नकार दिया कि अगर आप इससे जाएंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो आप मेरे पीछे चले आओ। ओशो कोट करते हैं, वो आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे चल रहा था, और जो वो बुड़बुड़ा रहा था उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। और वो ये कह रहा था कि वैसे जो यूनिवर्सिटी में पहुंच भी गए हैं उन्होंने क्या पा लिया। कहने का भाव ये है, सवाल ये है कि हम लक्ष्य के पीछे लगे रहते हैं, और जब लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्या पाया, हासिल क्या हुआ, सार क्या हाथ में लगा। इन सब बातों का सही उत्तर सैकड़ों, हजारों लोग, लाखों लोग भटकते फिर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता। मेरा ये यकीन है कि जिस तरह का अनुभव आप रखती हैं, जिस तरह के जीवन के उतार चढ़ाव में आपने यात्रा की है, डेफिनेटली आप ऐसे लोगों की उलझनों को सुलझा सकती हैं और बता सकती हैं कि आखिर आपने क्या पाना है, क्या पा लिया है और क्या पा सकते हैं। जी। सो जैसे कि सर हम एक मेंटल हेल्थ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और हाँ जी। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे जी। हैं, तो आपने जो ये एक पूरा अभी हमसे शेयर किया, हाँ, छोटी कहानी। इसके अंदर एक्चुअली में बहुत सारे मैसेजेस हैं जो लोग समझ सकते हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली में है क्या। यस। सो ये हेल्थ का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अपना डेली रूटीन, अपने रिलेशनशिप्स, अपना ऑफिस का एक एनवायरनमेंट, हमारे जो कलीग्स के साथ हमारी ट्यूनिंग होती है, रिलेशनशिप जैसे हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी तरीके से किसी भी इंसान की, और हमारे खुद के साथ हमारी एक हेल्दी रिलेशनशिप, यस। अगर ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से इम्पैक्ट हो रही हैं नेगेटिवली, तो वो एक इशारा करती है हमारी मेंटल वेलबींग के डिस्टर्बेंस का। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अगर कहीं पे भी बच्चों के साथ रिश्ते अगर अच्छे नहीं हो रहे, या हमारे माता पिता के साथ नहीं हो रहे, या हमारे इन लॉज के साथ नहीं हो रहे, या हमारे फैमिली के अंदर किसी तरीके से भी हमको लग रहा है कि चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, रिस्पॉन्सेस और ऑल्सो एक्शंस वर्कप्लेस पे, हाँ। तो ये जब, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति जो अपनी रेगुलर दिनचर्या पहले कर रहा था, लेकिन आज की डेट में वो उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, Yes. कुछ विड्रॉल किसी तरीके का है, तो वो ये सारी चीज़ों को समझना, यस। ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की एक तरफ इशारा करता है कि वो हेल्थ का जो एस्पेक्ट है वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। यस। उसको समझना ज़रूरी है। यस। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इस बारे में बात करना। आज की डेट में हम बहुत जगह सुन रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ समझ रहे हैं और समझाया भी जा रहा है। यस। तो एक बात ये समझ, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। यस। पहला स्टेप, अगर किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार के सदस्य को या उसके किसी फ्रेंड को या उसके किसी कॉलीग को, अपने आसपास कहीं पर भी अगर आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई चीज़ है जो नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट है, यस। तो उसको और गहराई से समझते हुए एक्सेप्टेंस के लेवल तक आना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल्स अपने आप को, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो हमें भी समझ में नहीं आता है कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। यस। लेकिन जब हम अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या ये किसी तरफ इशारा कर रहा है,
क्या मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत है, यस, मेडिकली या प्रैक्टिस वाइज मुझे कुछ बेटर होने की ज़रूरत है। मेरी पॉजिटिव थिंकिंग अगर नहीं हो रही है और नेगेटिव विचार ज़्यादा आ रहे हैं, डेफिनेटली मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ तो है जो ठीक करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। उसी तरीके से परिवार में अगर हम देख रहे हैं, कोई यंगस्टर है, कोई यूथ है, कोई बच्चा है जो पहले हर तरीके की बातें शेयर कर रहा था, लेकिन आज की डेट में वो थोड़ा सा क्वाइट है, अपने आप में है, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी इशारा करती हैं कि यहाँ कहीं चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। Yes. और पहले उस व्यक्ति को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में लेकर आइए ताकि असेसमेंट किया जा सके। यस, अब असेसमेंट के बाद ये समझ में आता है कि क्या हमको थेरेपी की ज़रूरत है या हमें ट्रीटमेंट तो थोड़ा एडवांस स्टेज हो जाती है वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन सबसे पहले बहुत ही ईजी तरीके से हम उनको एक असेसमेंट के थ्रू, थेरेपी के थ्रू शुरुआत में ही अगर चीज़ें ठीक कर ली जाएं तो ट्रीटमेंट के लेवल तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यस, और बहुत लोगों में ये एक मिथ भी है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पता नहीं क्यों एक शर्मिंदगी का विषय बन जाता है, एक स्टिग्मा का विषय बन जाता है। लोग अपनी जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम या कुछ भी होता है, कोई फिजिकल हम लोग हमारे साथ कोई हेल्थ इशू हो रहा है तो हम करते हैं ना कनेक्ट, लेकिन जब मेंटल हेल्थ के इश्यूज की बात आती है तो पहले तो डिनायल लोगों के मन, नहीं अरे सब ठीक है, ये तो कुछ ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। और एक चीज़ और मैंने देखी, सैडनेस में और डिप्रेशन में फ़र्क है। यस, मैं 4 दिन 2 दिन कुछ दिन किसी बात पे सैड हो सकती हूँ, लेकिन वो सैडनेस, अरे यार आई एम वेरी डिप्रेस्ड, तो ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ए डिप्रेशन। और अगर किसी ने कह दिया तो उसको आप ये कह के स्टिग्मेटाइज मत कीजिए कि अरे ये तो डिप्रेसिव है, यस, इसकी सोच डिप्रेसिव है। नहीं, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से उसको एक सैडनेस, एक थोड़ा सा लो, किसी समय हम लो हो जाते हैं, Yes. अपनी थॉट्स में लो हो जाते हैं, अपनी एनर्जी में लो हो जाते हैं, लेकिन अगर वही सैडनेस आपकी महीनों महीनों चलती है, वही चीज़ें आपकी सोच बनती जा रही है, तब कहीं ना कहीं आपको उसमें एक असेसमेंट की ज़रूरत है कि क्या ये डिप्रेशन तो नहीं है। और मेंटल हेल्थ की इलनेस को हम एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि छोटे छोटे कहते हैं ना सीड्स होते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसको अभी अगर हम समझ जाएंगे तो हम उसको वहीं रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं, इससे पहले कि वो एक बड़ा चैलेंज किसी के लिए बन जाए और वो ट्रीटमेंट के बिना कोई सॉल्यूशन ना हो। राइट। तो ये है मेंटल हेल्थ एंड क्यों ज़रूरी है एड्रेस करना, ताकि हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ को एक ओवरऑल वेलबींग जो है वो ना कि सिर्फ हमारी और हमारे आसपास जो लोग हैं उन सब की इंश्योर कर सके। देखिए शैलजा जी, इस तरह की बातों को समय समय पर बड़े बड़े फिलोसफर, हमारे रिलीजियस जाइंट्स भी एड्रेस करते रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने ह्यूमन टेम्परामेंट को बहुत सुंदर ढंग से बयान किया, कहा कि आपको अपने जीवन में साम्यक सोच, साम्यक बोल, साम्यक भोजन ये रहना चाहिए जी। अब ये जो साम्यक शब्द है, दैट मीन जब आप जिस तरह के नॉर्मल जीवन को जी रहे होते हैं, जब उसको आप छोड़ देते हैं और एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, तो आई थिंक जो बात आप कहना चाहती हैं वो यही बात है कि हम अलग अलग वातावरण में, सर्कमस्टांसेस में कुछ समय के लिए तो उत्साहिक जीवन को कम कर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर तक साम्यक स्वभाव नहीं रखते, साम्यक जीवन नहीं रखते, तो हमें डेफिनेटली मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है, Impact. बिल्कुल हो जाती है। Yes. तो एक चीज़ डेफिनेटली सर कि आपने मेंटल हेल्थ को ना एक बहुत डिफरेंट एंगल से देखा, असेस किया, और इस प्रोग्राम में भी हम एक टिपिकल टेक्निकल लैंग्वेज, एक टिपिकल टेक्निकल सॉल्यूशंस देने के लिए जो है वो सिर्फ उसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जी। हम एक बेसिक जो लाइफस्टाइल है ना, यस, जो बहुत ज़रूरी है
हमारी ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए Yes. हम उस पे बात कर रहे हैं। जहाँ हम अगर हम अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को देखें ना, हमारी एंशियंट चीज़ों को देखें, तो उनके अंदर ना मुझे लगता है ऐसा कि बड़े अच्छे सेटअप्स हमारे एंशियंट टाइम में रहे हैं। फैमिली का सेटअप, Yes. हमारे सोसाइटी का सेटअप, जी। हमारे दोस्त होना, हाँ। इन सब की जो अहमियत है ना, Yes. वो कहीं ना कहीं आज की डेट में थोड़ा सा ना डिफरेंट हो गई है, Yes. जिसके कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स हम देख पा रहे हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि परिवार जो थे वो साथ में हो कि दूर हो, जैसे भी हो, लेकिन एक प्यार जो है ना वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता था। घर के जो बड़े होते थे ना, वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते थे कि खाना साथ में बैठ के खाएंगे और किसका दिन कैसा बीता हम ये बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं, अगर हम एक स्कूल के बच्चे को देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि वो जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, कहीं वो रहते हैं साथ में, कहीं वो नहीं रहते हैं साथ Yes. में। जो बच्चे हैं वो अपने एंग्जाइटी इश्यूज उनके अलग होते हैं। Exactly. मैं तो हैरान होती हूँ इस चीज़ से, जब क्योंकि मैं हर तरीके के कम्युनिटी में, एज ग्रुप में मैंने बहुत इन डेप्थ चाह के मैंने पिछले कुछ सालों में काम किया और समझने की कोशिश की। जी। तो जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती थी, मैं समझती थी, चाहे वो एनजीओज में थे, चाहे वो स्कूल्स में थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने समझने की कोशिश की, तो ये समझ में आता है कि वो कई चीज़ों को ना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। और जो बच्चा बड़ा एक्सप्रेसिव होता है, कहीं ना कहीं हम ही उसे दबा देते हैं। Exactly. कि क्योंकि हमारे ऊपर एज अ वर्क लाइफ इम्बैलेंस जो काम कर रही होती है ना, वो इतना इम्पैक्ट कर रही होती है कि घर में भी हमारे पास टाइम नहीं है उन बच्चों से बात करने के लिए, पेरेंट्स से बात करने के लिए, तो वो इम्पैक्टेड हुए। Yes. वो बच्चे जो हैं वो भी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है या आज पापा का मूड ठीक नहीं है, तो मैं ये बात करूँ या मैं बताऊँ या मैं ना बताऊँ, तो वो सब तो खो गया ना। उसके अलावा जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके अपने चैलेंजेस चल रहे हैं। Yes. उनके अब अगर वो दोनों वर्किंग हैं तो भी चल रहे हैं। अगर कोई एक पर्सन नॉन वर्किंग है, तो वो जो नॉन वर्किंग बंदा है वो सारा दिन ये सोच के बैठे कि मैं आए तो मैं बात करूं, लेकिन वो स्पेस ही नहीं है कि बात की जाए। वो तो अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स क्रिएट हो गए सबकी लाइफ में, ना कि सिर्फ एक। अच्छा, एक और चैलेंज सबसे बड़ा ये कि हम स्टेटस का, क्लास का, एक लेवल का जो हमने एक कहते हैं ना, एक लबादा ओढ़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, तो वो भी अब मेंटेन करना एक चैलेंज हो गया। Yes. तो जब हम उतनी ऑथेंटिसिटी के साथ जीते हैं, जो हम हैं, जैसे हम हैं, उसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, Yes. और वही चीज़ हम अपने बच्चे को समझाते हैं। Yes. नॉर्मली आजकल क्या होता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है ये चीज़ कर पाने की, लेकिन हम बच्चे को नहीं बताना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पीयर प्रेशर है, Right. और वो उस पीयर प्रेशर के चक्कर में इसी लेवल की चीज़ लेगा। Yes. इसी लेवल की चीज़ उसको अपने सोशल सर्कल में रखनी है, या मुझे, जो मैं वर्किंग पर्सन हूँ, मुझे ऐसा रखना है। तो ये जो हमने खुद अपने आसपास जो एक आर्टिफिशियल लेयर क्रिएट करी है ना, Yes. Yes. वो अल्टीमेटली इतना प्रेशर, इतना बर्डन हमारी लाइफ में ले आती है कि वो ह्यूमन बिहेवियर चेंज होना तो डेफिनेटली होना ही है। Exactly. लोन्स इज़ वेरी इजी नाउ डेज, Hmm. तो हम अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ा सकते हैं। और लेकिन किसी भी तरीके से जो एक्चुअली जो प्रेशर है वो सिर्फ उस इंसान के ऊपर नहीं है जिसने लोन लिया, Hmm. वो प्रेशर पूरा नीचे तक चैनल होता है। Hmm. तो कितना कुछ ऐसा है जो हमारा इकोसिस्टम जो बहुत खूबसूरत हो सकता था अगर हम ऑथेंटिसिटी की लाइफ जीते, Yes. तो वो डिस्टर्ब हो गया। क्या? तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट तो दिखेंगे ना। हाँ. वो बच्चा जो सप्रेस हुआ, जो अपनी बात हंस के खेल के बोल सकता था, वो नहीं कह पाया। Yes. उसकी कितनी चीज़ें उसके अंदर रुकी। Yes. और वो हस्बैंड वाइफ जिनको कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए था, कुछ ऐसे डिस्कशंस जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे घर के लिए, परिवार के लिए, घर को चलाने के लिए, या ग्रोथ के लिए इंडिविजुअली एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो, कि वो कहाँ किस तरह काम कर रहे हैं, उनको एक दूसरे की हेल्प चाहिए हो सकती है। कई ऐसे डिस्कशंस हैं जो नहीं होते। सिर्फ सोसाइटी में अच्छी जगह खाना, अच्छी जगह घूमना, अच्छा पहनना, ये एक आउटर लेयर, वही बात जो आपने कही कि हमारा अक्स, तो ये एक आउटर लेयर हमारी खूबसूरत आज की डेट में ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे जब हम आते हैं तो वहाँ से वो मेंटल हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं ना, वो एक्चुअली में शुरू होते हैं। Yes. तो डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, बहुत से
मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले लोग आते हैं, बात करते हैं, इन समस्याओं के बारे में बताते हैं, लेकिन इनका हल क्या है जी उसके बारे में बात नहीं करते। तो मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं के लिए ये बात जानना चाहूँगा कि हम अपने श्रोताओं के इस तरह के जो लेयर्स हैं उनको कैसे मदद कर सकते हैं कि वो इनसे मुक्त हों और स्वाभाविक ढंग से जिएं, अपने चेहरे को अपने आईने में देख पाएं और सच्चे स्वरूप को समझ पाएं। इसके लिए आप क्या सजेशन देते हैं? सबसे पहले तो ये कि जैसे मैंने बताया कि बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं और उनको किस तरीके से एड्रेस करना है Yes. या थेरेपी के थ्रू ट्रीट करना है या प्रॉपर ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या स्टेज है किसी की। ओके, मेरा फोकस और हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू जो फोकस है वो सबसे पहले तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने का है, जो Yes. बहुत ज़रूरी है, यस, ताकि वो लोग जो कहीं इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हैं वो एक असेसमेंट के माइंडसेट में आए, एक एक्सेप्टेंस के माइंडसेट में आए कि हाँ ये चीज़ है और लेट अस असेस कि हम या हमारा कोई भी सदस्य जो है वो किस लेवल के चैलेंज को फेस कर रहा है, तो उसको किस तरीके से उभारा जाए उसमें से। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने आज अगर मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ तो इसके पीछे मेरा कई सालों का एक एक्सपीरियंस जो है वो ना कि सिर्फ एजुकेशनल, थ्योरेटिकल, टेक्निकल नहीं है। मैंने कई ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश की जो हमारी ह्यूमन बॉडी की हीलिंग के प्रोसेस होते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई से समझा और अप्लाई भी किया, और मेरे पास आसपास कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ समय से मुझसे जुड़े, जहाँ ये चीज़ लाइफ में एक्चुअली में काम करती है। सबसे पहले कहते हैं ना कि हीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इमोशंस, मेरे हिसाब से जो मैंने समझा अभी तक, मेंटल हेल्थ का इशू तब एक्चुअली में आता है, उसकी रूट कॉज में कहीं ना कहीं वो इमोशन सबसे पहले इम्बैलेंस हुए होते हैं या वो सप्रेस होते हैं, या हमारे घर के अंदर जो अपब्रिंगिंग्स होती हैं वो लड़कों को जनरली इस बात की दी जाती है कि रोना नहीं है, रोने से लोग कमज़ोर महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा मिथ है। जबकि कहते हैं ना, ईश्वर ने भी तो हमको वो प्रोसेस दिया है ना कि अगर हम रोते हैं, हमारे दिल से वो भार रिलीज़ होता है, और वो जो हमारे आंसू हैं वो एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। हम क्यों उस कुदरत के प्रोसेस को रोकते हैं? एग्जैक्टली। जब हम उसको रोकते हैं तो वो इमोशंस की एनर्जी जिसको हमने रिलीज़ नहीं किया वो प्रॉब्लम बनेगी। बिल्कुल। दूसरा, हमारी वॉइस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं जी। अगर हमने उस एक्सप्रेशन को कहीं रोका है, चाहते थे कहना लेकिन किसी भी वजह से नहीं कहा है, हम अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स सही रख सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स हैव पावर। आई ऑलवेज बिलीव दिस कि हमारे जो शब्द हैं उनमें वो पावर है जो किसी इंसान को बना सकते हैं या किसी को तोड़ सकते हैं। सो वर्ड्स कैन मेक एंड ब्रेक समबडी। तो हम कैसे बात करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सप्रेस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने उसको रोका है, अपने एक्सप्रेशन को, सेल्फ एक्सप्रेशन को, या किसी और को एक्सप्रेस करने से रोका है, तो डेफिनेटली हमने उस इमोशंस की जो एनर्जी थी ना उसे ब्लॉक किया है, जो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेडिकल साइंस जो है वो डिफरेंटली बताएगी, लेकिन जो हमारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं ट्रेडिशनल, एंशिएंट, अगर आप उसमें जाके समझने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी आपने बुद्धा की टीचिंग्स की बात करी, तो बहुत सिंपल सी बात है, वो भी उनकी टीचिंग्स में अगर हम पढ़ते हैं, एंड आई डिड दैट। सबसे पहली बात, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू ये समझाया गया कहीं ना कहीं कि जब पानी बहुत, कहते ना, उस पानी में बहुत हलचल है तो हमें क्लियरली कुछ दिखने वाला नहीं है उसके अंदर। इसी तरीके से जब हमारा एंगर बहुत हाई लेवल पर है तो हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, चाहे वो इंसान सही हो चाहे वो इंसान गलत हो, लेकिन हमारे जो एंगर के बेसिस पे हमारा जजमेंट गलत ही होगा। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि सेफ है,
फैमिली बनाई ही क्यों गई थी, फैमिली जी। का स्ट्रक्चर ही क्यों हम हमारे ह्यूमंस में फैमिली को इतना वैल्यू देते हैं, क्योंकि फैमिली, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सबसे पहला हमारा एक ऐसा सर्कल होता है जहाँ वो सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या आज की डेट में वो सेफ एनवायरनमेंट हम कहीं फील करते हैं? अगर हम नहीं फील करते तो मेंटल हेल्थ डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। एक घर में जहाँ पर आप घर के किसी भी परिवार के सदस्य को अगर आप नॉन जजमेंटल सेफ एनवायरनमेंट देते हैं तो यकीन मानिए उसको अपना दिल खोल के बात करने के लिए मौका। ज़्यादा समय नहीं या- लगेगा। या। और जब ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम्म, कई बार कहते हैं ना, हमारे कोई ऐसे दोस्त होते हैं Yes. जो हमारे लाइफ लॉन्ग होते हैं, यस, और हम ये बोलते हैं ना कि वो मुझे जज नहीं करेगा Yeah. या मुझे जज नहीं करेगी, राइट, तो उस दोस्त के सामने ना हम ट्रांसपेरेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक अगर लाइफ में एक भी ऐसा दोस्त हो ना, है। यस, तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस ना शायद उस इंसान से कोसों दूर होंगे, Yes. क्योंकि एक इंसान उसकी लाइफ में ऐसा है यस, जो नॉन जजमेंटल है, यस, जो अनकंडीशनल है। यस, तो हमारे अंदर वो ह्यूमन वैल्यूज़ यस, जो अनकंडीशनल होने की हैं, नॉन जजमेंटल होने की हैं, कंपैशन की हैं, अगर ये चीज़ें हम एक बेस बना के अपनी लाइफ में, अपने परिवार में उसको बढ़ावा देते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ के जो चैलेंजेस हम आज देख रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं, आपने सुसाइड की बात करी, कितने ऐसे केसेस स्टूडेंट्स आ रहे हैं Yes. जो अपने घर से, अपने परिवारों से दूर है। मेरे पास सर बहुत केसेस आते हैं आज की डेट में, और कई ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं देखती हूँ, मैं उन लोगों को समझा रही होती हूँ, उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ, और उनको उस स्टेज से वापस ला रही होती हूँ जहाँ पर वो शायद कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। राइट, कुछ ऐसे बच्चे जो परिवार ने डिफरेंट लोकेशन पे उनको भेजा, अब उन बच्चों को ये पता है जी मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगा के, इतनी मजबूरी में, इतनी तकलीफ में मेरे लिए ये पैसा इकट्ठा करा और मुझे इस जगह भेजा। अब यहाँ एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का अगर टॉक्सिक वहाँ पर कल्चर है, कई बच्चे शेयरिंग में रहते हैं, अब वो शेयरिंग वाले से उनके विचार नहीं मिल रहे या उनको होम सिकनेस हो रही है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वो अभी कोई फ्रेंड्स ही नहीं बना पाए। तो ये जो शुरू के फेज़ होते हैं ना, सब लोग बोलते हैं अरे ये तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने उसको वो एनवायरनमेंट दिया कि वो बच्चा सिर्फ एक वीडियो कॉल पे मुस्कुरा रहा है? नहीं, वो आपने उसको मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन अगले दिन पता चल रहा है उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो कहाँ थे आप? चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर्स हों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हैप्पीनेस की ना कोई डेफिनेशन नहीं है, यस, सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी दूसरे का पैरामीटर देखकर हम अपना पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। हमको अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना कि एक स्ट्रक्चर्ड पाथ जो बना हुआ है उस पर तो दुनिया चली रही है, वो भी सही होंगे, लेकिन हो सकता है मेरा पाथ डिफरेंट हो। मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी सर कि पिछले कुछ सालों में जब मैंने खुद को ही ढूंढना शुरू किया, यस, तो मैं भी ना लोगों को कुछ अलग ही तरीके से नज़र आ रही थी। लेकिन अगेन आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी है। जब हम अपनी जर्नी समझ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग तरीके के बैलेंसेस हो जाते हैं, एग्जैक्टली, और फिर हम वो स्टिल वाटर की तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मैं को क्या करना है, मेरा क्या बात है। यस, ये एक ट्रेडिशनल वे हो सकता है ग्रो करने के लिए, राइट, लेकिन मुझे ग्रोथ अलग तरीके से समझ में आती है। तो मुझे ना कि सिर्फ एजुकेशनल ग्रोथ, ना कि सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ, लेकिन मुझे एक न्यू एवेन्यू समझ में आया जो था स्पिरिचुअल ग्रोथ। राइट, और वो जब मैंने किया तो मेरे साथ जो ऐसे चैलेंजेस जहाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मेरे लिए वीकनेस थे या ऐसे एरियाज थे जो डिफ़िकल्ट थे, आई कुड ओवरकम दैट। तो सब मेरा ये मानना है आपकी बातचीत सुन के कि अभी कम से कम 1-2 एपिसोड हमें इसी बात को अलग अलग उदाहरणों के साथ, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों जी। के लिए हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, फिर हम अपने श्रोताओं को गुजारिश करेंगे कि वो अपनी समस्याएं हमारे पास भेजें, चाहे वो पर्सनली यहाँ आए, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें,
ताकि फिर हम उनकी समस्याओं को स्पेसिफिक तौर पर उनका हल बता चैनल पाएंगे। कर सकते हैं। हाँ। सो आज का जो हमारा एपिसोड है, Yes. मैं इस चीज़ को कहना चाहती हूँ कि ये एक इंट्रोडक्टरी है, ये एक भूमिका है Yes. जहाँ हमने डिफरेंट तरीके से मेंटल हेल्थ पे फोकस किया, या और आने वाले एपिसोड्स में हम डिफरेंट एज ग्रुप्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, यूथ, जो हमारी वर्किंग क्लास है उनका सेगमेंट, एल्डरली पीपल, एग्जैक्टली डोमेस्टिक वायलेंस जिसकी Yes. वजह से मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है लोगों को, Yes. परिवारों में, ना कि सिर्फ उस महिला के ऊपर जो उस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, बट एक्चुअली में घर का पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। Yeah. उसके बाद जो उनके अंदर चाइल्ड ट्रॉमाज आते हैं। Yes. तो ये सारे इश्यूज पे, सारे पहलुओं पे हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो ऑफर कर रही हैं, या हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू, या जो हमारी मेडिकल साइंस है उनके थ्रू जो हमारे टेक्निकल बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, मेडिसिनल बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। सो हमारे इस एपिसोड की सीरीज़ में आगे आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, हम इन सारे पहलुओं पर और ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे, या और उस तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। और अभी रिसेंटली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी डिज़ाइन किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर, अडाजी OVR। मैं मेंशन करना चाहूँगी बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था इस पर्टिकुलर एरिया में, कि दे हैव अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन जहाँ पर जैसे मेमोरी हमारी है ना, उसमें कई तरह के पेनफुल इंसिडेंसेस, सिचुएशंस, ट्रॉमास, वो सारे कैप्चर्ड होते हैं, या और हम उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। कोई भी ऐसी एक प्रायोरिटी वाला इशू हम उसको पिक करते हैं और उसको थेरेपीज के थ्रू न्यूट्रलाइज करते हैं, बिकॉज मेमोरी को इरेज नहीं किया जा सकता, Right. लेकिन न्यूट्रलाइज उस पेन को किया जा सकता है जो उस इमोशन से अटैच्ड है। Yes. तो इस तरीके से इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन UK एंड नाउ दे आर डूइंग इन इंडिया। Yeah. एंड ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम यहाँ बुलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म को आके एक ऐसा माध्यम माने जहाँ से वो काम जो कर रहे हैं Yes. उसको कहाँ किस तरीके से दुनिया तक ले जाया जा सके। राइट तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का पहला एपिसोड जिसको विस्तार में आप आने वाले दिनों में देखेंगे। हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे, और जैसा कि मैडम ने कहा है, हमारे प्रयास होगा कि हम विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, अदरवाइज एज वेल, उन सबको अपने स्टूडियो में बुलाएं और आपसे उनका इंटरेक्शन करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें हम इसको विस्तृत ढंग से आपके सम्मुख रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।